गुड आफ्टरनून बच्चों। और फिर आपकी स्टेज 2 की डेट अनाउंस हो गई फाइनली है। खुश हो गए बहुत। वैसे तो आपको बिल्कुल ही नहीं याद होगी, नहीं मतलब एसएसटी तो। ये बहुत बड़ा इशू आएगा। बच्चों कोई सजेशन, जैसे हम सोच रहे थे अब आपकी मतलब ये इसकी क्लासेस रखें, एसएसटी की एटसेट्रा, उसके मतलब टेस्ट रखें या कुछ इस तरह करें, क्या करें मतलब प्रेजेंट लोड के साथ। केपीवाई की कौन सा कोई अलग तैयारी होती है? केवीपीवाई तो सारा ही यही वाला है। तो ये कोई शुभम अरोड़ा था क्लास में, कोई पता है? कोई और सब्जेक्ट्स में भी तो नहीं आता, नया स्टूडेंट तो नहीं है कोई? हाँ बच्चों। अच्छा ठीक है। सिलेबस खत्म होने के बाद तो कोई टाइम ही नहीं बचेगा, उसमें एसएसटी क्लासेस कैसे लगेंगी? पहले मैंने भी यही सोचा था, बट आपका सिलेबस मतलब जनवरी एंड तक तो जाएगा ही, और मतलब फेब केमिस्ट्री का तो जनवरी एंड तक भी नहीं होगा फॉर श्योर। सोचना थोड़ा मुझे बताना है ना कैसे, मतलब जैसे अंकिता मैम तो कह रहे थे कि हफ्ते में 2 क्लासेस रख देते हैं एसएसटी की, मतलब हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब विल यू बी एबल टू मैनेज इन दैट? प्लीज लेट मी नो एंड एनी अदर सजेशंस। ओके, ये बच्चों डिस्कस करते हैं, हमारी हुई नहीं थी डिस्कस एक्सरसाइज 01। इसमें बताओ बच्चों डाउट्स। एक्सरसाइज 0 A पार्ट डन। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बी पार्ट डन। सी पार्ट डी पार्ट सी का 14 इज इट?
देख लेते हैं ये वाले। फोर्टींथ क्वेश्चन है बच्चों, देखो कि क्यूबिकल आइस बॉक्स है, साइड 30 सेंटीमीटर है, थिकनेस 30 सेंटीमीटर है। तो ये जैसे उसकी एक वॉल हुई, इस वॉल की आर थर्मल क्या होगी? इसमें एल क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर अपॉन जो इसका के है इंटू ए। तो ए क्या हो गया? 30 सेंटीमीटर इंटू 30। ठीक है जी, मतलब कन्वर्ट टू प्रॉपर यूनिट्स। उससे आप निकालोगे एक वॉल का डी क्यू बाई डी टी। अब ऐसी 6 वॉल्स होंगी, उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो आपके पास आ गया नेट हीट, राइट? अब इसके बाद क्या करोगे? अब 6 आवर्स में मतलब आपको डी क्यू बाई डी टी पता चल गया कितना है, डी टी को अब आप पुट कर दोगे 6 आवर्स, तो उससे आपके पास डी क्यू निकल आएगा। तो अब डी क्यू को एम इंटू एल करोगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी आइस मेल्ट कर गई, राइट? जो 15th का आंसर ठीक है। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं, ये मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहे हो कि 109 लेना है, फिर आंसर आता है? हाँ मतलब 10⁻⁹ तो नहीं हो सकती। बच्चों देखो जरा, क्या ये 109 लेके आ रहा है आंसर? ठीक है जी, आगे बच्चों। डी पार्ट। 14th क्वेश्चन, देखो इसमें क्या कहा है, रूम इज मेंटेन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। जहां हमने हीटर लगाया हुआ है, तो और एक विंडो दे दी, उसकी वो दे दी, तो मेंटेन्ड कैसे रहेगा? जब जितनी हीट हीटर दे रहा है उतनी ही बाहर निकल रही है ना? तो जितनी बाहर निकल रही है वो तो आपको सारा कुछ दिया हुआ है, उससे आप निकाल सकते हो। और हीटर कितनी दे रहा है? हीटर की आपको रेजिस्टेंस दे दी, वोल्टेज दे दी। तो क्लास 10th वाला कंसेप्ट, वी स्क्वायर बाय आर। मतलब आपने हीटर की पावर को डी क्यू बाई डी टी से इक्वेट कर देना, राइट? एक बच्चों यूनिट्स का ध्यान रखना है ना? जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ के कैलोरी में दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करोगे आप जूल्स में।
ठीक है। एक्सरसाइज 1 बच्चों, ए पार्ट। बी पार्ट। जो 8th क्वेश्चन हो गया था बी का। बोलो भाई। चलो वेरी गुड। आगे। देखिए 38th का देखना आंसर पीछे बी है, क्या गलत दिया हुआ है कुछ। ठीक है। सी पार्ट बच्चों। बच्चों सही में तुम इतने बच्चे हो गए हो क्या कि 0-1 में डाउट ही आना बंद हो गया कोई, या मैं इतना अच्छा पढ़ाने लग गया हूँ। C7 बच्चों फैक्चुअल है, थ्योरी में आपके गिवन है, याद रखना पड़ेगा। बोलो भाई, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। चलो बहुत अच्छा है भाई, अगर ऐसे कोई डाउट नहीं आ रहे। काम किया हुआ है मुझे, एक तो ये पता है आधों ने काम ही नहीं किया हुआ। D5 देखो बच्चों क्या सिचुएशन है। ऐसे नीचे पानी है, ऊपर ये आइस है। पानी जो है वो 4 डिग्री पे है, आइस के ऊपर जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री है। आपको दोनों की डेप्थ्स दी हुई हैं। अच्छा, ये 4 कहाँ है, बॉटम में, बिल्कुल नीचे 4 है। जहां आइस वाटर इंटरफेस है वहां बच्चों ऑब्वियसली क्या टेम्परेचर होगा, 0, है ना। तो बस अब आपको क्या करना है, क्योंकि स्टेडी स्टेट का ही है ना, तो उसमें क्या हो रहा होगा, जितनी हीट
ऐसे ट्रैवल कर रही होगी पानी के थ्रू, उतनी हीट आइस के थ्रू ट्रैवल करनी चाहिए। बस ये करना है। आगे। 33। बिल्कुल वैसा ही है थर्मोकोल बॉक्स वाला, जैसे हमने अभी बात की थी, है ना। एक साइड का निकाल के उसको 6 से, अच्छा इसके आप वो कह रहे थे कुछ है ना, आंसर में प्रॉब्लम है। यूनिट्स का चक्कर था ना कि वो, मतलब कंडक्टिविटी को कैलोरी में लेके आंसर आता है ना कि सीजीएस में, है ना। तो इसको यहाँ सीजीएस वर्ड नहीं होना चाहिए, इसी जगह क्या आना चाहिए, कैलोरी पर ग्राम। ग्राम सेकंड डिग्री सेल्सियस, राइट। आगे। डन, राइट। 24th में भी बच्चे यूनिट्स का कोई इशू है। देखना बच्चों। आदित्य जैन बताओ, 24th में ठीक है गलत है। इसमें भी वही चक्कर है ना, ये सीजीएस नहीं लिखा होना चाहिए। अच्छा नहीं, इज इट, अगर ऐसा लिखा है तो गलत लिखा है बिल्कुल, कि थ्योरी में सीजीएस यूनिट लिखा है कैलोरी। ऑफ कोर्स वो तो नहीं होगा।
I can see this. ये नहीं होगा बच्चों, बताओ CGS में क्या होगा बच्चों? कैलोरी की जगह क्या आना चाहिए? अर्ग्स, यस। ओके। आदित्य जैन, मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ मुझे अभी सॉल्यूशंस भेजो साथ के साथ व्हाट्सएप पे, मैं तभी क्लास अटेंड करने दूंगा। दिव्यम गुप्ता, हर्षल, कुमार अंशुमन, मनकीरत, तनवीर, आदित्य जैन। क्या 5 minutes? Send me solutions on WhatsApp. Divyam, please leave the class. और मैंने जिनके नाम लिए हैं प्लीज बजा फटाफट भेजो मुझे। हर्षल आप भेजो। आदित्य जैन। चलो बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3 मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है? अपनी और कौन सी बच्चों कोई पुरानी पेंडिंग डिस्कशन पड़ी है? हाँ बच्चों। अच्छा ठीक है ना? चलो फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आदित्य जैन, मुझे आया नहीं अभी तक आपका व्हाट्सएप। हाँ, धीरज सर ने अब शुरू किया है ना फाइनली आईपैड। पता है मैं ना ऐसे तो जैसे सर नोट्स भेजते रहते हैं, ऐसे मैं क्यों देखूंगा केमिस्ट्री के नोट्स? मैंने ना लाइफ में फर्स्ट टाइम खोला वो हाइपर कॉन्जुगेशन, मैंने कहा चलो देखे तो सही कि सर के नोट्स कैसे होते हैं, और उसी दिन मैं देख के समझ गया, मैंने कहा वाह आज तो सर ने फाइनली आईपैड का उद्घाटन कर दिया।
Aditya Jain, please leave the class. बच्चे एक मिनट मुझे देख के बताना चैट में और कौन कौन है जिसने मतलब जो नहीं है अभी क्लास में राइट नाउ अपने ग्रुप का। अभी दिव्यम ने तो लीव किया है, लविश नहीं है, और कौन कौन नहीं है। अंशुमन नहीं है, अंशुमन ने तो कर लिया था काम, उसका डिस्कनेक्ट हुआ होगा। चैतन्य नहीं है। हर्षित मदान नहीं है। श्रिया ने तो बैच चेंज कर लिया था। चलो ठीक है बच्चों, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी अपना ना पिछले चैप्टर में एक पार्ट है रेडिएशन, वो पार्ट को लेके ना अभी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है कि वो सिलेबस में है या फिर नहीं है। तो बट तो इसलिए ना उसको अभी फॉर द टाइमिंग छुड़वा रहे हैं, एक बार क्लैरिटी आ जाए फिर करेंगे। और वैसे भी मतलब जब हम वेव्स पढ़ लेते हैं ना तो वेव्स के बाद वो चैप्टर और इजी लगेगा आपको। तो वो एक टॉपिक है जो अभी हम फॉर द टाइमिंग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वो वाला पोर्शन एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो थोड़ी सी इसलिए एम्बिग्विटी सी है। तो बच्चों वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आई बिलीव ये काफी पार्ट आपने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है, इज इट? ऐसा है? ओके। सबसे पहले तो बच्चों मुझे ये बताओ कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय काइनेटिक थ्योरी? तो बच्चों सीक्वेंस वाइज आप समझ रहे हो कि हमने मतलब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इस चैप्टर में हम गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंड गैसेस की प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं हीट को भी हम यूज करेंगे। राइट। तो बच्चों मतलब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमने एक बात समझनी है वो ये है कि दिस इज अ थ्योरी। ठीक है, जब हम कोई थ्योरी बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं बोहर थ्योरी, राइट? तो वो क्या है बेसिकली, वो हमने एक अपने लेवल पे या मतलब जो भी साइंटिस्ट था उसने अपने लेवल पे एक स्टडी बनाई है टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस, राइट? तो जब भी हम कोई थ्योरी की बात करते हैं तो वो थ्योरी के कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ पोस्टुलेट्स होंगे जिसकी बेसिस पे वो जो पर्सन है वो एक पर्टिकुलर फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ लॉ, दिस इज जस्ट अ थ्योरी कि भाई हाँ चलो अगर हम ऐसा 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 मान ले तो ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होती हैं। अच्छा एक मिनट सर।
हाँ बच्चों, तो एज आई वाज टेलिंग यू कि ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी के कुछ ना कुछ पॉइंट्स होंगे जिसके बेसिस पर हम चीजें एक्सप्लेन कर पाते हैं, राइट? तो मतलब एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन बच्चों, राइट? जो आइडियल गैस इक्वेशन है बच्चों, क्या उसका कोई प्रूफ है? बताओ भाई। तो उसका कोई प्रूफ नहीं है, राइट? वो बहुत सारे लॉज का एक कॉम्बिनेशन टाइप्स है जो आप पढ़ते हो, चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ, एटसेट्रा, करेक्ट? तो तो काइनेटिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स बने, उससे ऐसा हो रहा है कि भाई हाँ, दिखता है कि हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन भी सैटिस्फाई हो रही है। तो मतलब वो भी एक वन ऑफ द फैक्ट्स है, मतलब वन ऑफ द रीजंस है जिस कारण से काइनेटिक थ्योरी एक्सेप्ट होती है। तो मतलब आप मतलब बात समझ रहे हो कि थ्योरी क्या चीज होती है? थ्योरी एक सेट ऑफ हम वो बना देते हैं कि भाई हाँ, पोस्टुलेट्स की भाई ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, ये 4-5 चीजें भी जिसके बेसिस पे जो जो गैस का बिहेवियर है वो हम समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम ऐसा नहीं है कि असली में सारा कुछ वैसा होता है। हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं जिसके बेसिस पे हम मोस्ट ऑफ द फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो तो बच्चों जैसे मुझे बताओ काइनेटिक थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं? ये सभी लोग मुझे बताओ अनम्यूट कर करके। ये पढ़े हुए हैं ना मतलब बच्चों? तो बताओ क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं? Sir, elastic collisions between हाँ molecules. हाँ, चलो एक जो बच्चों सबसे मेन है वो है कि कोई इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन नहीं है, राइट? दूसरा बच्चों इलास्टिक कोलिजन। हाँ, अगला बताओ। completely random path होता है, no preferred direction of motion. राइट, रैंडम पाथ। molecules move in straight line between collisions। और बच्चों? Gas molecules do not take space on their own. हम्म, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is much larger compared to the volume of molecules। और बच्चों? Does kinetic theory comment anything about the speeds of the particles? कि सारे मॉलिक्यूल्स की सेम स्पीड होगी या डिफरेंट स्पीड होगी? तो स्पीड्स तो डिफरेंट होती हैं, राइट?
इसकी बात और डिटेल में हम आगे करेंगे, बट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड फॉर द टाइमिंग कि स्पीड्स डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा बच्चों जो एक दो और होते हैं, वो मतलब उनको डायरेक्टली पोस्टुलेट्स तो नहीं कहेंगे, बट वो भी हम मानते हैं while applying this theory। वो है कि एक तो वी इग्नोर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। दूसरा है बच्चों कि we consider the gas to be monoatomic। ठीक है जी। तो हम ये कुछ कंडीशंस मानते हैं बच्चों। Now with these postulates, in fact ये भी एक पोस्टुलेट ही है जो हम अभी लिखने लगे हैं कि बेसिकली जो प्रेशर होता है वो कहाँ से आया। कोलिजन्स के कारण। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ बच्चों, तो अब हम डिराइव करते हैं कि जैसे अगर हम एक अब केस लें, लेट्स बच्चों ये मुझे बताना केमिस्ट्री में डिराइव करते हैं हम। ठीक है,
तो चलो बच्चों, मुझे आप फिर ना बताते जाओ आपने कैसे-कैसे किया ड्राइव, ताकि फिर सेम ही रहे, नहीं तो मैं अलग तरीके से करा दूँगा, वो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी। तो जैसे लेट्स से मैंने एक कंटेनर माना, इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं रैंडमली। आपने किस टाइप की शेप बनाई थी? क्यूब बनाया था, इसमें फर्दर क्या किया? इसके कोई एक फेस को कंसीडर किया होगा? ठीक है, फर्दर क्या किया? मान लो हम क्यूब के राइट फेस को कंसीडर करते हैं, फिर क्या किया उसमें? बताओ बच्चों, कोई अनम्यूट करके बताओ फटाफट। मतलब एक्चुअली व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि क्या आपने पूरा फेस लिया था या उस फेस का भी कोई छोटा-सा पार्ट लिया था? पूरा फेस लिया था, ठीक है। तो आपने एक पार्टिकल ऑफ मास m माना, फिर आपने ये माना कि x की तरफ जा रहा है। एक मिनट, ये 2 बातें लिख आई हैं मेरे पास। ये माना कि वो x की तरफ जा रहा है, या ये माना कि उसकी तीनों डायरेक्शंस में इक्वल स्पीड है? नहीं, रुको फिर, गड़बड़ हो गई। चलो ऐसे नहीं बात बनेगी फिर। बच्चों मैं फिजिक्स के हिसाब से ही करता हूँ। फिर उसको देख लेंगे, है ना, केमिस्ट्री में कैसे। मतलब हम वो शायद थोड़ा, इसमें ना एक्चुअली बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के। नहीं, कोई बात नहीं। मैं एक बार ना फिजिक्स वाले जो अपना जो मेथड है प्रॉपर, उससे बताता हूँ आपको, फिर देख लेंगे कि केमिस्ट्री वाली जरूरत है कि नहीं है। मैं बच्चों आपको मतलब एक प्रॉपर मेथड भी बताऊंगा, फिर उसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है, जो मतलब धक्के से काम चली जाता है जिससे। तो बच्चों सी, हमारे लिए ये एक मैकेनिक्स की प्रॉब्लम है। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट, ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों मैं तो मुझे ये बात बताओ कि रैंडम वर्ड का क्या मीनिंग होता है? व्हेन वी से मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली, व्हाट डज इट मीन? व्हाट इट मीन्स इज कि ऑब्वियसली ये हम तभी बात करें अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि कितने पार्टिकल्स ऐसे हैं जो एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उतने ही पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो माइनस एक्स की तरफ जा रहे होंगे। लाइकवाइज उतने ही पार्टिकल्स वाई में जा रहे होंगे, उतने ही माइनस वाई में जा रहे होंगे, उतने ही जेड में जा रहे होंगे, और उतने ही माइनस जेड में जा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर रैंडम है। तो हर इंस्टेंट पे, हर डायरेक्शन में जितने पार्टिकल्स जा रहे होंगे वो सेम होगा। क्या ये बात बच्चों
समझ आती है? लॉजिक बनता है इस बात का? ओके। अब बच्चों अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे बात करें तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की राइट नाउ मैं बच्चों आई विल नॉट टॉक अबाउट अदर डायरेक्शंस। हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज की बात करते हैं। जैसे ये मैंने कोई एक मॉलिक्यूल लिया, इसकी एक्स में वेलोसिटी हो गई v1x। ये एक दूसरा मॉलिक्यूल लिया 2, इसकी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई v2x। ऐसे ही एक तीसरा है, उसकी हो गई v3x। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ऑब्वियसली, और ये मॉलिक्यूल्स बच्चों दीवार के साथ हिट करेंगे, हम उनके इलास्टिक कोलिजन मान रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों मैकेनिक्स की प्रॉब्लम मानते हुए मास तो हर मॉलिक्यूल का m हो ही गया। फोर्स निकालो कि वॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, मतलब अभी कोई केटीजी की assumptions नहीं लेनी है आपको, आप तो सिंपल मैकेनिक्स की सिचुएशन मानते हुए फोर्स निकालो। नहीं, 2mv इज चेंज इन मोमेंटम, मुझे तो फोर्स चाहिए। अच्छा बच्चों, मैंने ये नहीं कहा कि इन मॉलिक्यूल्स की y और z में स्पीड्स नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ x वाली शो की है। ऑब्वियसली कुछ y में होएगी, कुछ z में होएगी। हाँ जी, हमें फोर्स बतानी है बच्चों।
मतलब टेक सम टाइम dt, तो उस dt टाइम में मुझे बताओ कि कितनी फोर्स होएगी? मतलब बच्चों सारे मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करके, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको लगता है कि हिट करेंगे उसके हिसाब से टर्म बनाओ। सी, एक मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो तो नो डाउट चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होगी, है ना? अब हम ये भी सोचें कि कितने मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे। तो कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, कुछ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे से।
आप ऐसा करो, 1 मिनट के लिए स्पीड को vx मानो कुछ भी, ठीक है? इसके अभी अलग अलग मानो ही मत। तो यहाँ पे हमें लिखना है into number of molecules striking in time dt। ठीक है बच्चों? अब dt टाइम में बच्चों क्या हम ये निकाल सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हिट करेंगे? अब ध्यान से देखना बच्चों, कैन आई से दिस कि dt टाइम में जितने भी मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस vx dt होगा, या उससे कम होगा, वो सारे के सारे दीवार से स्ट्राइक करेंगे? ध्यान से सोच के बताओ। तो all molecules having distance less than vx dt will strike, correct? Now अब ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों? ये होंगे, हमें एक क्वांटिटी हमें पता होती है बच्चों, n। n क्या है? नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। So this is the number density into, अब ये वॉल्यूम कितना बन गया? जितने वॉल्यूम के मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे, क्या वो a vx dt बन गया बच्चों? तो ये कितना बन गया देखो बच्चों? टू एम वी एक्स बाई डी टी इंटू एन इंटू ए वी एक्स डी टी। ठीक है बच्चों, अभी इस डेरिवेशन में क्या अजम्पशन चल रही है अपनी? एक बताओ। नहीं, इलास्टिक तो है ही, और एक्स्ट्रा जो अभी हमने फिलहाल माना हुआ है कि हमने सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड vx मान ली है ना, उसका कुछ करेंगे अभी।
अब बच्चों प्रेशर हो गया फोर्स अपॉन एरिया, जो कि बन गया अब 2mn vx स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये कट गया, ए कट गया, और इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं एज स्मॉल एम बच्चों क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, राइट। एन क्या था, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का क्या मतलब, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम इनटू वीएक्स स्क्वायर। करेक्ट। तो यहां से मेरे पास बना पी PV is equal to 2mn vx square। ठीक है, प्लीज रिमेंबर here what is m, mass of one molecule, n is total number of molecules। ठीक है बच्चों, बताओ इससे आगे अब कैसे बनाओगे। बच्चों एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करूँ।
हाँ बच्चों, मुझे बताओ अब आगे वाला स्टेप क्या होगा। हम 2mn vx स्क्वायर तक पहुंच गए थे, उससे बच्चों मेरी आवाज सुन रही है? ये पता नहीं क्या बात डिस्कनेक्ट हो जा रहा। हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल? बच्चों आवाज सुन रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है। अब बच्चों ये आई थिंक स्क्रीन पता नहीं अपडेट नहीं हो रहा। चलो एक खुद से लिखो एक चीज। अब बच्चों अगर हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स माने गैस सैंपल में, अ, हम किसी भी एक मॉलिक्यूल की अगर स्पीड लिखेंगे तो वो क्या होगी? उसकी स्पीड का रिजल्टेंट होगा v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1z स्क्वायर। सिमिलरली कोई दूसरे मॉलिक्यूल की हम स्पीड लिखेंगे तो वो बन गई v2x स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर प्लस v2z स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, ये अपडेट नहीं हो रहा बच्चों, खुद से लिखो ओरली कि v1x स्क्वायर क्या हुआ, v1 स्क्वायर क्या हुआ, v1x स्क्वायर प्लस v1y स्क्वायर प्लस v1z स्क्वायर। तो ऐसे हम सारे मॉलिक्यूल्स का लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब बच्चों मैं अगर ये स्क्वायर्स की एवरेज ले लूं, जितने भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एवरेज लेने का मतलब क्या हुआ, सबका सम करके ऐड कर दें तो वो बन जाएगा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस सो ऑन करते करते टिल n। वही चीज v1y स्क्वायर प्लस v2y स्क्वायर
देखो बच्चों, ये समझ आया जो मैंने किया? तो ये एक तरह से क्या बन गया, मतलब देखने में खतरनाक सा है कुछ भी नहीं. व्हाट वी आर सेइंग इज कि एवरेज ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ vx स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ vy स्क्वायर प्लस एवरेज ऑफ vz स्क्वायर. ठीक है जी. अब बच्चों क्या होता है, नाउ लिसन टू दिस कंडीशन केयरफुली. जब हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें मतलब ऑब्वियसली जब आप हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो उसमें तीनों कंपोनेंट्स आएंगे v के, करेक्ट? तो एक बच्चों चलो ऐसा करो, वो अभी ना लेटर ऑन आएगा ही. आप ये फिलहाल के लिए मान लो कि इट सो टर्न्स आउट कि एवरेज ऑफ vx स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ vy स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ vz स्क्वायर. ठीक है जी. तो अब मतलब बच्चों देखो क्या फर्क पड़ा है कि केमिस्ट्री में तो आपने अजम्पशन में तीनों स्पीड ही सेम मान ली थी, मैंने कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया, उसको एवरेज की टर्म्स में लिखा हुआ है, और अभी मैंने कहा है फॉर सम रीजन कि ये एवरेज इक्वल है. ठीक है, ये बच्चों क्यों है अभी आगे समझ आएगा हमें. तो यहां से हमारे पास क्या बन गया बिकॉज ऑफ दिस कि एवरेज ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स एवरेज ऑफ vx स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे बच्चों ये बताओ व्हाट इज एवरेज ऑफ v स्क्वायर. अगर मैं इसका रूट ले लूं, इसको क्या बोलते हैं हम? VRMS, है ना? VRMS का मीनिंग ही क्या होता है कि भाई स्पीड की स्क्वायर
का एवरेज ले लो और फिर उसका रूट ले लो, इजंट इट? मेडिकल स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं लग रही इसमें? जसगीत, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज ऑफ वी स्क्वायर क्या बन गया? वी आर एम एस स्क्वायर। बच्चों ये ना हम बहुत जगह यूज करेंगे, नॉट ओनली दिस चैप्टर, आगे भी। मतलब व्हाट वी पर्टिकुलरली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब हम किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करके एवरेज लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आरएमएस वैल्यू आती है, ठीक है? उस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को एवरेज नहीं बोलते, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो अब बच्चों जो हमारा ऊपर वाला रिजल्ट है, अच्छा बच्चों एक मिनट, एक यहाँ पे अपनी एक टर्म रह गई। ये ऊपर देखो, ये जो हमने नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स किया इनटू ए वी एक्स डी टी किया, यहां बच्चों ऐसा भी तो हो रहा होगा ना कि आधे मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स राइट जा रहे होंगे और आधे मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे राइट की तरफ ही जा रहे हैं? बाय रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने पहले बोला था, हमें ऐसा कहना पड़ेगा ना कि भाई आधे राइट को जा रहे हैं और आधे लेफ्ट को जा रहे हैं। तो इसलिए एक हाफ की टर्म आएगी, देखो बच्चों ध्यान से। मुझे बात समझ आ रही है? हाफ क्यों आया? तो एक हाफ आ जाएगा हर जगह। तो जिस कारण से आपका पीवी आया सिर्फ एम एन वी एक्स स्क्वायर। और ये जो हमने सारी कहानी लिखी, अब हमने क्या करना है बच्चों? ये हमने कांस्टेंट वी एक्स के लिए निकाला था। अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अब एवरेज आउट कर दें, we get PV is equal to MN into average of Vx square। अब एवरेज ऑफ Vx स्क्वायर क्या बन गया?
1/3 टाइम्स VRMS²। और अब बच्चों ये जो टर्म है ये क्या डिनोट कर रही है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इजंट इट? तो ये बन गया टोटल मास, करेक्ट? तो I can also write it as PV is equal to 1/3 into capital M into N into VRMS², where capital M is molar mass and small n is number of moles. तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है बच्चों हमारे पास। तो देखो बच्चों ये समझ आ गया? ये ना मुझे मतलब एवरेज वाला कंसेप्ट क्यों लेके आना पड़ा? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस एक्सप्रेशन में फाइनली VRMS ही क्यों आया, है ना? जैसे आपने केमिस्ट्री में मतलब पढ़ा ही है कि 3 तरीके की V होते हैं, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, RMS, इजंट इट? तो ऐसा क्या था कि इस एक्सप्रेशन में VRMS ही क्यों आया? तो VRMS क्यों आया बच्चों? अब आई थिंक आपको ये समझ आना चाहिए, क्योंकि हमने स्क्वायर्स का एवरेज किया। बोलो बच्चों। एक बार मुझे बताओ केमिस्ट्री में किस तरह से आया था VRMS? मुझे एक बार अनम्यूट करके बताओ कि अगर आपने पहले ही ये मान लिया कि तीनों डायरेक्शंस में सेम स्पीड है, तो फिर VRMS टर्म कैसे इनकॉर्पोरेट हुई फाइनली? बोलो बच्चों। मतलब आपने पहले से ये मान लिया कि मॉलिक्यूल की स्पीड ही VRMS होती है और उसको फिर उसका एक्स कंपोनेंट लिख दिया। तो तो मतलब बच्चों ठीक है, केमिस्ट्री में काम चल जाता है, राइट? तो बट भी फिजिक्स में हमें मतलब क्लियर कट पता होना चाहिए, मतलब देयर इज नो लॉजिक टू से कि एक मॉलिक्यूल की स्पीड VRMS है। भाई VRMS का तो मतलब ही होता है कि एवरेज है, इजंट इट? और अगर हम मान भी रहे थे तो फिर उसको RMS ही क्यों माना? मोस्ट प्रोबेबल या जो एवरेज ही होता है सीधा सीधा वो क्यों नहीं माना? तो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि वो क्यों माना? यहाँ पे RMS ही क्यों टर्म आई? क्योंकि स्क्वायर्स इन्वॉल्व हो रहे थे।
बच्चों क्या ये बात समझ आती है? ओके। तो ये बच्चों आपने मतलब ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है? और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। तो अब बच्चों आपने जो आपका अगला मॉड्यूल है केटीजी, उसके मतलब होमवर्क में आपने उसकी एक्सरसाइज 01 के ए और बी पार्ट्स करने हैं, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।